नमस्कार। आरसीआई के नवशिखर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमित शर्मा। दोस्तों, जब भी बच्चों को पढ़ाने की बात होती है तो जब भी सुधार के लिए कोई भी स्टेप उठाने की बात होती है, किसी भी तरह से अच्छे की बात जब करना हम चाहते हैं तो अक्सर हमारा सब्जेक्ट सिर्फ बच्चा होकर के रह जाता है। बच्चे में इस तरह से सुधार की ज़रूरत है, बच्चे में इस तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर कमी भी देखना है तो हम ये देखते हैं कि बच्चे ने ये नहीं किया, बच्चे ने वो नहीं किया। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे के डेवलपमेंट के लिहाज से हमारे अपने अंदर कितने सुधार की ज़रूरत है, टीचर में कितने सुधार की ज़रूरत है, एनवायरनमेंट में कितने सुधार की ज़रूरत है और हमारे इस पूरे समाज के दृष्टिकोण में कहाँ पर सुधार की ज़रूरत हो सकती है। आज हमने अपनी चर्चा का विषय चुना है साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, और इस सब्जेक्ट पर अपनी एक्सपर्ट नॉलेज के साथ में आज हमारे साथ हैं मिस्टर KN ओझा जी। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दोस्तों, हमारे एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के रूप में दिल्ली में काम कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से सर काम कर रहे हैं, बहुत लंबा अनुभव है। मैं चाहूँगा कि आप सभी इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल जो आपके मन में उठ रहा है, कहाँ पर सुधार की ज़रूरत हो, एक्सपर्ट से पूछें और हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब देंगे। नोट करिए हमारे नंबर्स जिस पर कि आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर 1800112008, हमारा फ़ोन नंबर 011-265-11611 और हमारा फैक्स नंबर 011-265-11609। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.vsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सर, जैसा कि एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है, नॉर्मल एक क्राइटेरिया आप देंगे। डेवलपमेंट की बात होती है तो हम बच्चे को आगे बढ़ हमारी तो बच्चे के ही ऊपर तमाम अपने केंद्रित रखते हैं कि पूरा फोकस रहता है कि बच्चे को किस तरह से इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर पहला एक थोड़ा सा एंगल चेंज करने वाली बात है कि किस तरह से टीचर या एनवायरनमेंट को किस तरह से चेंज किया जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो आरसीआई को मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत अच्छा टॉपिक चुना गया, ख़ास करके जो हमारे ऑडियंस हैं इस समय जी, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे इस फील्ड में डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन में जितने लोग काम करने वाले हैं, जितने लोग आज प्रोग्राम को एक्टिवली देख रहे हैं, मेरे ख्याल से ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा और एब्जॉर्बिंग तो होगा ही होगा। फोकस करें, जैसा कि आपने पहले बताया इंट्रोडक्शन में, कि जब भी शिक्षा की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, लर्निंग की बात करते हैं, तो हमारा सेंट्रल फोकस, सही बात है, रहता है स्टूडेंट ही। और अगर उसके लर्निंग कैपेबिलिटीज़ में, रिजल्ट्स में कोई कमी आती है तो उसी पर दोष दिया जाता है, बाकी लोग बच जाते हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट जी जी। जैसे एक आख रहे हैं, टीचर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहे हैं लर्निंग और एजुकेशन में। सिमिलरली स्कूल कह लीजिए, टीचिंग एनवायरनमेंट कह लीजिए, लर्निंग एनवायरनमेंट कह लीजिए, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। दो चीज़ें तो हो गई। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि हम किस चीज़ से किसी को सिखा रहे हैं, कितना इंटरेस्टिंग उसको बना रहे हैं, कितना मोटिवेट कर रहे हैं उस बच्चे को, और ख़ुद भी कितने इन्वॉल्व हैं इस पूरे प्रोसेस में। जब तक इन सबको हम नहीं देख पाएंगे तब तक मेरे ख्याल से जो हम चाहते हैं, जो हमें मिलना चाहिए, जो लाभ स्टूडेंट को मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पाएगा और दृष्टि हमारी बड़ी नैरो हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए टॉपिक जो चुना गया है, साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अगर टॉपिक भी देखिए जो मैंने सेलेक्ट किया है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। टीचिंग की जब आप बात करते हैं तो मेरे ख्याल से टीचर एंड द स्कूल और टीचिंग एनवायरनमेंट आता है। दैट मीन्स हमारे हिसाब से फोकस इस पर पहले होना चाहिए, उसके ना इंटरेस्ट स्टूडेंट या जो लर्नर है वो क्या लर्निंग करता है वो बाद में आना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें हर तरह से तैयार रहें, हर तरह के हैं, तो मेरे ख्याल से एस्पेक्ट को देखें तब जा कर के दो हैं मज़ा लेंगे। मज़ा एक वर्ड बड़ा इम्पॉर्टेंट है। टू फील कंफर्टेबल, टू फील हैप्पी एंड एंजॉय लर्निंग। तो चाहे पढ़ाने वाला हो चाहे पढ़ने वाला हो, दोनों जब तक एंजॉय नहीं करेंगे तब तक ले नहीं पाएंगे। मुझे याद आता है सीधे से भोजन की बात, मान लीजिए हम खाते हैं तो एक तो होता खा लेना
दूसरा है अगर चाव से हम खाएंगे तो अच्छा भी लगेगा, पचेगा भी, और हमारा शरीर स्वस्थ भी होगा। कुछ सिमिली अगर हमने दिया, कुछ एग्जाम्पल दिया, कुछ कंपैरिजन किया, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं थी, लेकिन बात कुछ ऐसी ही होती है। ये सोच करके ये टॉपिक तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। मैं चाहूँगा कि जो कुछ मैं दे पा रहा हूँ यहाँ पर, अगर हमारा ऑडियंस भी इसमें पार्टिसिपेट करे तो मेरे ख्याल से और बड़ा ही अच्छा होगा। ये हम लोगों की पूरी कोशिश यही होती है कि हमारे जो ऑडियंस हैं वो पूरी तरह से पार्टिसिपेट करें और अपनी भूमिका को भी इसमें निभाएं। सर, एक हम थोड़ा सा अपने फोकस करते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि हमारा साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यहाँ पर हमने दिया कुछ ये वर्ड साइकोलॉजी पर नॉर्मली एक हमारा कंसेंसस जो एक एटीट्यूड है कि साइकोलॉजी जहाँ पर हम बात कर देते हैं, जहाँ साइकोलॉजिस्ट की बात कर देते हैं, हमारी सोसाइटी अभी भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ करके साइकोलॉजिस्ट की सर्विसेज नहीं लेती है किसी भी एंगल पर। एक अगर आपने किसी को ये सजेस्ट कर दिया कि आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, चाहे किसी भी ग्राउंड पर, उनको ये लगता है कि या तो ये हमें पागल घोषित करना चाहते हैं या कुछ। यहाँ पर साइकोलॉजी किस तरह से, और वो भी टीचिंग में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनफैक्ट अगर हम साइकोलॉजी या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को नहीं जान पाएंगे तो एक टीचर नहीं बन सकते। जी जी। इनफैक्ट फैमिली में भी देखिए, फैमिली में हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स हैं, जो भी हैं, उनमें जब तक साइकोलॉजिकल अप्रोच नहीं होता है, एक तो होता है कि बुकिश नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटिंग दैट, दूसरा ये है कि हम किसी के मन को, किसी की इच्छा को किस तरह से हम घुमाएं, प्रेरित करें कि जो सामने उसके पास रखा जाए वो रुचिकर हो, उसे चाव आए, उसमें ध्यान दे पाए, तभी हो सकता है। और अगर साइकोलॉजी की सीधी सीधी बात करते हैं तो एक मानसिक कुशलता कहलाती है। मानसिक कुशलता अगर नहीं होगी तो अगर उसके लेवल पर हम कुछ भी बताएंगे तो शायद वो ले नहीं पाएगा, ये भी बहुत ज़रूरी। तो साइकोलॉजिकल एंगल तो है ही है। इनफैक्ट जिस ढंग से हम लोग गलतफहमी में रहते हैं, साइकोलॉजी का मतलब है कि अरे दिमाग में कोई गड़बड़ी हो गई है, कोई परेशानी हो गई, ऐसी बात नहीं है ना। रुचि की बात करते हैं तो साइकोलॉजी की बात करते हैं, ध्यान की बात करते हैं तो साइकोलॉजी की बात करते हैं, याद करना होता है तो साइकोलॉजी की बात करते हैं, और पार्टिसिपेट करना और इन्वॉल्व होना भी साइकोलॉजी है। इनफैक्ट पिछले बात बहुत चली है कि केवल रूखा सूखा मानसिक क्रियाएं ही साइकोलॉजी नहीं है, बल्कि संवेगात्मक पहलू भी जो हमें उसमें बैठाता है वो भी साइकोलॉजी है, और उसका ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। हम कितने भी इंटेलिजेंट हों, अगर ये एस्पेक्ट नहीं रहेगा तो शायद हम ले नहीं पाएंगे और दे नहीं पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी। इसलिए, और साइकोलॉजी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नई चीज़ नहीं है और न ही उससे भागना चाहिए। तो और अगर आप देखिएगा, सिलेबस देखिए, चाहे एजुकेशन में हो चाहे किसी और सब्जेक्ट में हो, साइकोलॉजी तो बताई ही जाती है। कहते हैं, अगर डेफिनेशन लोगे आप एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो जितने भी हमारे शिक्षक हैं, मानसिक कुशल पढ़ना ही पड़ता है, पढ़ाया भी जाता है, जिससे कि बच्चों की मनस्थिति या लर्नर की मनस्थिति समझ लें, उसके रुचि को समझ लें, उसके लेवल को समझ लें, और उसी पर अपनी बातों को, अपने सब्जेक्ट मैटर को रखें, तो शायद लेने वाला ले भी पाएगा, आप दोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। ये कुछ साइकोलॉजी की कहीं ना कहीं आपका पूरा फोकस ये है कि बच्चे जब भी सीख रहे हैं तो वो किस मन स्थिति से गुजर रहे हैं। सबसे पहले एक टीचर को ये समझना चाहिए कि हमारा स्टूडेंट इस बात को ग्रैस्प करने की सिचुएशन में है या नहीं है, और साथ साथ में सीखने के प्रोसेस के दौरान कितने टाइप के जो फैक्टर्स हैं, चाहे मानसिक हैं, बच्चे के पारिवारिक हैं, शारीरिक हैं, इवन कि समटाइम्स उसके फूड हैबिट से भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो इन सारे ओवरऑल फैक्टर्स को, कितने टाइप के फैक्टर्स काम कर रहे हैं एक बच्चे के सीखने के प्रोसेस के पीछे। जब तक एक टीचर इस बात को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझेगा, तब तक एक सक्सेसफुल टीचर बनने के बारे में हम थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क कहीं ना कहीं लगेगा। सिमिलरली आगे तो हम लोग बात करेंगे ही, जो हमारे क्लासमेट जिसको हम पीयर कहते हैं, उनसे भी इंटरेक्शन अगर नहीं होगा तो सीखना अधूरा रह जाएगा। जी जी। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि केवल सीखने वाला एक इंडिविजुअल स्टूडेंट ही नहीं है, उसके आसपास जो और भी बैठे हैं, पीयर्स जिसको हम कहते हैं, सहपाठी जिसको हिंदी में कहते हैं, टीचर है,
और बुक्स हैं और खिलौने कह लीजिए, जितने भी टीचिंग एड्स हम कहते हैं, उनका रहना तो बहुत ही ज़रूरी है। और शायद आप लोगों को बताया भी जा रहा है, आप जब शिक्षा देते हैं हमारे स्पेशली डिसेबल्ड बच्चों के लिए या इंटेलेक्चुअली डिसेबल के लिए, तो इन बातों का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है। जब तक रुचि नहीं पैदा करेंगे किसी भी चीज़ में, चीज़ें आकर्षित नहीं होंगी, चीज़ें परिचित नहीं होगी, तब तक रुचि आएगी ही नहीं आएगी। और जब तक रुचि नहीं आएगी तब तक उसमें मन नहीं लगाएं। इसीलिए तो कहा जा रहा है बौद्धिक क्षमता जितनी भी है, अगर वो रुचिकर होगा तो और लगाएंगे और उनका लाभ होगा। और मैं बता दूं आपको, जब लाभ मिलने लगता है तो हमारी रुचियां और बढ़ने लगती हैं उसकी तरफ, हम और आकर्षित होते हैं। तो ये आगे पीछे चलता ही चलता रहता है। यही है साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, और कोई नई बात है ही नहीं है इसमें। चलिए सर, हमने एक जनरल प्रिंसिपल के तौर पर हमने काफ़ी कुछ बातें कर ली। अब हम एक प्रॉपर्ली शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग क्या होती है और किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स को मदद करती है। जरा कभी कभी मदद लेंगे हम स्लाइड्स की, जरा देखें पहला स्लाइड क्या है, ये क्या कहता है। साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग फोकसेस ऑन इफेक्टिव इंटरेक्शन। ऐसा इंटरेक्शन जो सबको प्रभावित करे बड़ा ज़रूरी होता है, चाहे वो टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो। इंटरेक्शन बिटवीन टॉट एंड द टीचर इन ए फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट ये दोनों के लिए लागू हो सकता है। एक तो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट अगर नहीं होगा तो टीचिंग फ़ायदेमंद नहीं होगा। और लास्ट में देखिए, टू एनहांस लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग अल्टीमेटली इज़ फॉर डेवलपमेंट। इस रेफरेंस में 3 clusters आर आइडेंटिफाइड बाय द एक्सपर्ट्स, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो जो बात हम लोग जिस पर डिस्कस कर रहे थे, जिस पर चर्चा कर रहे थे, जिस पर फोकस कर रहे थे, वो यही चीज़ें हैं। एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर कैसा है, टॉट कैसा है, और किस तरह से ये तीनों मिल करके लर्निंग को इफेक्टिव बनाते हैं, जो हमारा अल्टीमेट गोल है, चाहे वो टीचर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे स्टूडेंट हो। मेन गोल यही है कि हम सीख पाएं और आगे बढ़ें, डेवलपमेंट की बात होती है। ये चीज़ हम ध्यान देंगे। इस रेफरेंस में अगर दूसरे स्लाइड को देखते हैं तो क्या है, बेसिक क्लस्टर्स। अगर हम थोड़ा लिटरेचर की तरफ जाते हैं तो 3 बेसिक क्लस्टर्स हैं। पहले देखिए, फैसिलिटेटिव क्लासरूम अपॉर्चुनिटीज़। किस तरह की सुविधा हम क्लासरूम में दे पाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। फैसिलिटेशन का सिग्निफिकेंस बहुत है। स्लाइड को ज़रा देखेंगे। स्टूडेंट्स बी गिवन कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस विथ न्यू कंटेंट्स, डेमोन्स्ट्रेशंस एंड डायग्राम वेरेवर एप्लीकेबल। ये बात कॉन्क्रीटली ज़्यादा अप्लाई होती है हमारे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड या डिसेबल्ड एज सच के लिए। उनको वातावरण या जो शिक्षा का वातावरण उसको और रुचिकर बनाने के लिए ये 2-3 बातें ज़रूरी होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि वो लर्निंग कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस से ज़्यादा होती है हमारे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड की दैन एब्स्ट्रैक्ट। आप अगर बैठ करके, खड़े होकर के, घूम करके केवल लेक्चर देंगे, केवल बोलेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारा जो स्टूडेंट है इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, वो अपनी रुचि या अपना ध्यान उस पर दे नहीं पाएगा। आप अगर देखिए, एज ए स्टूडेंट आप क्लास लेना तो शुरू कर ही दिए होंगे, हमारे फैकल्टी मेंबर्स तो क्लास ले ही रहे हैं। आप देखिए, एक तो आप बैठ के नहीं सुनाते हैं कुछ या दिखाते हैं, आप चलते फिरते बच्चे के पास जाते हैं, स्टूडेंट के पास जाते हैं, और एक तरह से जो हमारे कहा गया आई कांटेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब कुछ देना चाहते हैं तो उस बच्चे के तरफ, विद्यार्थी की तरफ देखना बड़ा ज़रूरी है। आप देखिए, वो भी देखे, तो इस तरह का फैसिलिटेटिव इंटरेक्शन अगर होगा तो ज़्यादा लाभकारी होगा। ये बहुत ज़रूरी है। और आप तो है ही है एक टीचिंग मटेरियल, आपके साथ अगर और भी एडिशनल टीचिंग, जैसे बुक हैपन्स टू बी वन टीचिंग मटेरियल, खिलौने दूसरे मटेरियल हैं, टॉयज़ और दूसरे तरह के और मटेरियल हैं, कॉपी किताब तीसरे चौथे मटेरियल। ये सारे मटेरियल एक क्वाइट एटमॉस्फेयर में 8-10 स्टूडेंट होंगे, एक टीचर होगा, सब मिलकर के जब इंटरैक्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से वो चीज़ लेने में आसानी हो जाती है और इन्वॉल्व रहते हैं।
इस बात, ये पहला फोकस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर यहाँ पर जो आपने टीचिंग मटेरियल्स की बात की या टीचिंग एड्स की बात की, इसे हम थोड़ा सा रिसेंट में कहें कि ये एक नई डेवलपमेंट के रूप में सामने आया है, जहाँ पर कि स्कूल्स भी इस बात को अब समझने लगे हैं कि बच्चे सिर्फ एक टीचर क्लास में खड़े होकर के केवल अपनी बुक में कुछ पढ़ाता जाए और बच्चे सिर्फ सुनते जाएं, ये प्रोसेस बहुत अच्छा नहीं है, बहुत इफेक्टिव नहीं है। और जब हम उसके साथ में कुछ टीचिंग एड्स को, कुछ खिलौने या जिस चीज़ के बारे में कर रहे हैं उसका कॉन्क्रीट जब अपीयरेंस क्लास में हो जाती है, हमारे बच्चे उस चीज़ को जब करके सीखते हैं, उसको कहीं ना कहीं वो ज़्यादा बेहतर ढंग से फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उससे अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, और इसलिए जो लर्निंग है वो काफ़ी इफेक्टिव हो रही है। इनफैक्ट ये नई बात नहीं है, मुझे याद आ रहा है कि बहुत पुरानी बातें हैं कि कभी भी हमारे गुरु लोग एक जगह बैठ करके कभी नहीं पढ़ाते थे या सिखाते थे। इनफैक्ट कुछ सिखाना होगा तो उस जगह पर ले जाएंगे जहाँ सुविधाएं और चीज़ें, जिसको हम टीचिंग मटेरियल आप कह रहे हैं, वो एक्चुअल टीचिंग मटेरियल। और जब हम उसके साथ में किस बात की कमी है कि हम जा नहीं पाते ऐसी जगहों पर, इसलिए हम कृत्रिम वातावरण, आर्टिफिशियल सिचुएशन, आर्टिफिशियल एड्स लेकर के करते हैं। लेकिन एड्स तभी भी था, आज भी था, और इसीलिए शायद पुराने हमारे जो शिक्षार्थी थे या पुराने गुरु लोग थे, वो शायद जो चीज़ें सीख लिए, हमारे आप को सीखने में बहुत समय लगेगा। ये तो है, ये तो उस समय भी टीचिंग एड्स तो था ही था, लेकिन उस पर गौर नहीं किया गया, बीच में हम लोग कर दिए। अब जब हम इस तरह के डिसेबल लोगों की एजुकेशन की बात करते हैं, तब हम लोग और जागृत हो गए और एक्टिवली सोचते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं कि टीचिंग एड का होना तो बड़ा ज़रूरी है ही, तभी हम सीख पाएंगे या सिखा पाएंगे, अदरवाइज नहीं। कारण यह है कि उसमें एक तो रुचि लगती है, ध्यान जाता है, और हम देख देख करके सीखते हैं, कर करके सीखते हैं, तो उसको जल्दी से ले पाते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे अपने आप को जुड़ाव उसके साथ में ज़्यादा बेहतर ढंग से महसूस कर पाते हैं और इन्वॉल्व भी रहते हैं। हाँ, इन्वॉल्व जब सामने चीज़ रहेगी उसको हमें करना, टीचिंग खिलौने या डेफिनेटली हमारा ज़्यादा होगा ही होगा। और कुछ देखना है जी। अब देखिए, दूसरा बेसिक क्लस्टर है फैसिलिटेटिव पीपल बिहेवियर, जिसको हम सिखा रहे हैं। पीपल मीन्स जो हमारा शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, स्टूडेंट है, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इस पर भी जोर देना बहुत ज़रूरी होता है। इट एम्फसाइजेज द नीड फॉर स्टूडेंट्स टू पे अटेंशन एंड टू बी इन्वॉल्व विद द कंटेंट। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई यहाँ पर, एक तो है अटेंशन, दूसरा इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट की जब हम बात करते हैं तो इमोशनल कंपोनेंट आ ही जाता है। जब हम कोई अच्छी चीज़ सामने देखते हैं, अच्छी चीज़ का मतलब टीचिंग मटेरियल तो हो ही गया, लेकिन अगर टीचर हैं, पीपल मीन्स सुनने लगते हैं, तो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जो कुछ भी वो देते हैं, चाहे बोल करके, चाहे दिखा करके, चाहे एक्शन से, तो हम बड़े गौर से उसको लेने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन द कंटेंट स्टूडेंट का होना चाहिए। तो अब इसके लिए हमें एज ए टीचर क्या करना चाहिए जिससे कि स्टूडेंट इन्वॉल्व हों, अटेंटिव हों, उसकी बात आगे आएगी। तो एक एनवायरनमेंट या बिहेवियर उनका बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एस्पेक्ट, तीसरा एस्पेक्ट अगर देखते हैं, देखिए वही चल रहा है, डिस्कशन एमंग टीचर्स एंड पीयर्स and expression of students' understanding through writing and other forms are means of facilitative behavior. दो बातें इसमें कही गई हैं इम्पॉर्टेंट। एक तो है वर्बल डिस्कशन, दूसरा ये है कि लिखना। जो कुछ हमने देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ एक्सपीरियंस किया, अगर उसको हम लिख पाते हैं तो एक रिकॉर्ड बना रहता है। और आप याद करिए, आप लोग अपने बचपन का याद करिए, आज का भी याद करिए, जब जो कुछ हम ब्लैक एंड वाइट में सामने रख देते हैं, तो मुझे लगता है वो यस इट इज़ माइन एंड आई हैव डन दिस इज़ माई प्रोडक्शन। ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो इसीलिए फोकस में ये बात कही गई है, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। हाउ डू यू नो दैट स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड? जब तक वो बोल नहीं पाएंगे, जब तक एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो एक तो बोलना होगा, दूसरा भी, और उसका एक तीसरा फॉर्म है एग्जामिनेशन। आपको मालूम है आजकल मॉडर्न स्कूल्स में तो हर हफ्ते परीक्षाएं होती हैं, हर महीने परीक्षाएं होती हैं। हमारे यहाँ भी है। अगर आप जाइए वहाँ पर तो देखिएगा कि इवैल्यूएशन प्रोसेस या असेसमेंट प्रोसेस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।
याद करिए आप लोग जब शुरुआत करते हैं तो भी असेस करते हैं, जब कोई चीज़ देते हैं स्टूडेंट को, कुछ सिखाते हैं तो इवैल्यूएट करते हैं, चाहे डेली इवैल्यूएशन हुआ, चाहे वीकली इवैल्यूएशन हुआ, चाहे 3 मंथली इवैल्यूएशन हुआ, 6 मंथली, ये होता ही रहता है। तो ये प्रोसेस अगर रहेगा तो आपको भी इनकरेजमेंट मिलेगा, स्टूडेंट को डेफिनेटली मिलेगा कि वेदर द स्टूडेंट हैज़ ग्रास्प्ड दैट और नॉट, टेकन दैट और नॉट। ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पर हमारा फोकस होना ही चाहिए। लकीली हमारे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं या डिसेबिलिटी इन जनरल की बात करते हैं, उसमें इस पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, जिससे दोनों को फ़ायदा होता है, टीचर को भी और स्टूडेंट को डेफिनेटली फ़ायदा होता है। तो एक एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट है, ये कंटिन्यू हो रहा है। फैसिलिटेटिव, दूसरा स्लाइड देखते हैं, फैसिलिटेटिव पीपल बिहेवियर, स्टूडेंट्स 6 मंथ, ये होता ही रहता है। opportunities for discussion in order to clarify misconceptions। आप याद करें, मैं तो डेफिनेटली याद करता हूँ, opportunities के शायद हिम्मत नहीं होती थी कि मैं कुछ पूछूं, डर ये लगता था कि पूछूंगा तो मेरी गलतियां दिखाई दे जाएंगी। कौन कौन देखेगा? एक तो हमारे टीचर देखेंगे, दूसरे हमारे जो पीयर्स होते हैं वो देखेंगे। इसी डर के मारे शायद जो गलतफहमी या मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकंसेप्शन की जो बात कहते हैं वो वैसी की वैसी रह जाती थी। हिम्मत ही होना ही चाहिए। तो किसका काम है इसको, इस हिम्मत को आगे बढ़ाना? टीचर का काम है और वातावरण, पूरे वातावरण का काम है। मुझे याद है कुछ टीचर्स, पता नहीं आप लोग में ये बात आती है कि नहीं, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, अगर मान लीजिए आपका स्टूडेंट कुछ गलती कर दे, चाहे बोलने में, चाहे लिखने में, चाहे बताने में, तो आपको बड़ा ख़राब लगता है, बड़ा गुस्सा आ जाता है, डांट देते हैं और ऑलमोस्ट जिसको कहते हैं हावरिंग अराउंड, हावी हो जाते हैं उस पर। तब तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। तो ये हमको डिस्करेज करना चाहिए, इनकरेज ये करना चाहिए कि बच्चा कितना पूछ पा रहा है, कितना समझ पा रहा है, कितनी गलतियां उसकी दूर हो रही हैं थ्रू कंटिन्यूअस इंटरेक्शन। कभी कभी लगता है यस हम आज इतना बताना चाहते थे, शायद नहीं बता पाएंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। वरी हमारी ये होना चाहिए कि थोड़ा ही दें हम, तो अच्छी तरह से लेने वाला ले पाएगा कि नहीं, ले पाया है कि नहीं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये जो बताया गया है कि फैसिलिटेटिव बिहेवियर को एनकरेज करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। कहते हैं ये हमको थोड़ा सा देखना, एंड दैट इज़ साइकोलॉजी डेफिनेटली। अब तीसरा पॉइंट जिस पर फोकस करते हैं वो है, ज़रा स्लाइड पे ध्यान दें, पीपल रिसोर्स एक्सेस। रिसोर्सेज जो हैं, कहाँ तक हमारा स्टूडेंट उसको ले पाता है, वहाँ तक पहुँच पाता है, इसकी भी ज़रूरत हो इम्पॉर्टेंट है। पर्सनल सोशल रिसोर्सेज स्टूडेंट्स ब्रिंग फ्रॉम होम, किस वातावरण से स्टूडेंट आते हैं, क्या क्या ले करके आते हैं, वो हमें दिखाना है। और उसके बाद कितना एनकरेजमेंट उसको घर से मिलता है और कितना एनकरेजमेंट यहाँ से मिलता है, ये रिसोर्स बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, कभी कभी कुछ पेरेंट्स को ख़राब लगता है जब होमवर्क की चर्चा ज़रूरी हो जाती है या बैकग्राउंड की चर्चा होती है, कहते हैं अरे कैसा स्कूल है, सारा तो हमें दे देते हैं कराने के लिए ना। टीचर या टीचिंग जो प्रोसेस होता है उसमें ये देखना है कि कितना हम ले पाएंगे होम एनवायरनमेंट से, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए ये होम या होमवर्क बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उसको अदरवाइज़ हमारे पेरेंट्स ना लें और हम खराब लगता है जब उस पर ज़रा जोर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। कहीं ना कहीं होमवर्क देने के पीछे हमारा ये उद्देश्य होता है कि इस बच्चे की पढ़ाई के साथ में घर से क्या आउटपुट मिल सकता है, घर से किस तरह का सहयोग मिल सकता है। और कहीं ना कहीं मैं इस बात को मान करके चलता हूँ कि जैसे आपने कहा कि शिक्षा में सिर्फ उसको स्टूडेंट ही इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा टीचर भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि इसमें अगर हम पेरेंट्स को भी जोड़ करके चलें तो हमें कहीं ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलने की उम्मीद है। क्योंकि सिर्फ बच्चे को अगर हम फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके घर पर वो फैसिलिटेटिव एनवायरनमेंट नहीं मिल पाएगा जो कि एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिहाज से ज़रूरी होता है। और ये कहीं ना कहीं भूमिका इसमें होमवर्क हमारी भूमिका अदा कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन इसमें ले आते हैं। तो दोस्तों
ये होमवर्क के पीछे जो एक कॉमन एटीट्यूड है कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की नहीं, बिल्कुल बच्चे के लिए होमवर्क नहीं मिलना चाहिए। घर बच्चे के लिए घर के लिए होता है, पढ़ने के लिए वो स्कूल जाएगा, यहाँ पर उसको सिर्फ रहना है, खेलना है और तमाम चीज़ें। तो कहीं ना कहीं एक डिस्कशन का विषय हो सकता, मैं समझता स्टूडेंट की अपनी सोच हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भूमिका सिर्फ बच्चे को खिलाने, सुलाने और खेलने के लिए माहौल देने तक ही सीमित नहीं हो सकती है। जब तक एक पॉजिटिव आपकी तरफ से सहयोग नहीं मिलता है, बच्चे की शिक्षा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। होमवर्क नहीं मिलना चाहिए। ऑटिज्म एक व्यापक विकासात्मक विकलांगता है जिसके लक्षण जीवन के प्रथम 3 वर्ष में ही दिखाई पड़ते हैं, जैसे असंगत खेल, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं, शाब्दिक संकेतों पर अभिव्यक्ति न देना। Where is the cup? देखो, open your eyes, open करो। नियमित कार्यक्रम परिवर्तन का विरोध करना एवं अवलोकनीय शारीरिक उच्च स्तरीय या निम्न स्तरीय क्रियाकलाप। UNCRPD 2007 सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 4 निशक्तता के क्षेत्र में कार्यरत नहीं दिखाई क्षण पर महत्व देता है। ऑटिज्म के क्षेत्र में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाएं कार्यरत हैं, जो भारतीय कला पुनर्वास परिषद द्वारा पंजीकृत हैं। सोसाइटी फॉर एडवांस स्टडी इन रिहैबिलिटेशन एक ऐसी ही गैर सरकारी संस्था है। कनिष्क 13 साल का एक ऑटिस्टिक बच्चा है। 4 निशा से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। असंगत क्रियाएं, कार्यकलापों में निरस्ता, असमान स्थूल एवं सूक्ष्म गामक क्रियाएं जैसे बॉडी रॉकिंग और फिंगर रिगलिंग उसमें देखी जा सकती है। उसे मैचिंग और पेस्टिंग, पॉइंटिंग जैसी क्रियाएं सिखाई जाती हैं। Very good. Glass. Where is the glass? Glass. Very good. कप को टच करो जल्दी से। कप को। Where is the cup? Very good. कप में क्या करता है कनिष्क? टी पीता है। चलो ग्लास। Where is the glass? चलो बाउल की तरह, बाउल जल्दी से टच करो बाउल को। वेरी गुड। बाउल में क्या करता है कनिष्क? तथा साथ ही साथ रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाना, पीना, कपड़े पहनना, और व्यायाम संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑटिस्टिक बच्चों को भिन्न भिन्न उनके स्तर के अनुसार सिखाई जाती हैं, जैसे कुछ बच्चों के लिए कलरिंग विद इन वन एरिया, मैचिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, फाइन मोटर स्किल्स, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, कंसेप्ट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बॉडी पार्ट्स, कलर्स पर जोर दिया जाता है तथा कुछ को प्रश्न पढ़ के उत्तर देने में और रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाया जाता है। इसके अलावा राइम्स, डांसिंग, सिंगिंग द्वारा लेजर एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इन सभी कार्यकलापों एवं प्रशिक्षण का एकमात्र उद्देश्य उन्हें स्वनिर्भर बनाना है, ताकि ये डगमगाते पांव सक्षम बन जीवन के एक एक पायदान पर दृढ़ता से आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को पा लें।
एक तारा टिमटिमाता किया जाता है। उसने आकाश को छू लिया। एक लौ जली कहीं, उसने अंधकार को मिटा दिया। बिल्कुल, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इन फॉर टीचिंग एमआर स्टूडेंट्स। तो और इस सब्जेक्ट पर आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ KN ओझा जी बने हुए हैं जो हमें इसके विभिन्न पहलुओं से रूबरू करा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे एक्सपर्ट से इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल जो आप पूछना चाहते हैं वो पूछें। नोट करिए हमारे नंबर्स। हमारा टोल फ्री नंबर 1800112008, हमारा फ़ोन नंबर 01126511611 और हमारा फैक्स नंबर 01126511609। हमारी ईमेल आईडी rehabstd@ndc.bsnl.net.in और हमारी वेबसाइट www.rehabcouncil.nic.in। सर, ब्रेक पर जाने से पहले हम एक बड़े अच्छी बिंदु पर चर्चा कर रहे थे जहाँ पर आपने बताया कि होमवर्क देने का मतलब होता है कि घर से किस तरह से फैसिलिटी दी है बच्चे को आगे बढ़ाने के लिहाज से, उस पर कुछ और चर्चा करें। बड़ा अच्छा ये पॉइंट आया है। चाहे वो नॉर्मल एजुकेशन, नॉर्मल बच्चों की, या जो नॉन डिसेबल्ड बच्चों की शिक्षा हो, या हमारे इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों की शिक्षा हो, दोनों में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सिर्फ फोकस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कारण ये है कि हमारे जो नॉर्मल या नॉन डिसेबल्ड बच्चे हैं वो उनकी बुद्धि प्रखर होती है, वो चीज़ों को जल्दी ग्रहण कर पाते हैं और रखते हैं। वेरएज हमारे जो डिसेबल्ड या इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे हैं वो जल्दी से ले नहीं पाते, और ले भी लेते हैं तो जल्दी से भूल भी जाते हैं। ये तो बात हो गई दोनों में फ़र्क की बात। अदरवाइज साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग या एजुकेशन या लर्निंग में कोई डिफरेंस नहीं है, सभी जगह अप्लाई होता है। बात पिछले ब्रेक के पहले वो चर्चा हो रही थी होमवर्क की। होमवर्क में अगर होमवर्क इसको संज्ञा दे दी जाती है तो सब लोग घबरा जाते हैं, खास करके पेरेंट्स घबरा जाते हैं, स्टूडेंट्स भी घबरा जाते हैं। इसमें दो एस्पेक्ट देखने की बात बहुत ज़रूरी होती है। एक तो ये है कि स्टूडेंट या बच्चा, हमारा लड़का या लड़की जब घर पर जाता है या जाती है कुछ मटेरियल लेकर के, और वो कहते हैं कि पापा या मम्मी ये हेल्प कर दो या ये पूरा करना है वगैरह वगैरह, तो डर डर के ये बात होती है, क्योंकि हो सकता है कि वो समझा ना हो, समझना और पड़े। और दूसरी बात पेरेंट्स में भी होती है, अरे टीचर पढ़ाते क्या है, सिखाते क्या है, सारा काम तो हमें दे दिया। हाँ, सारा काम हमें दे दिया। लेकिन इसको अगर दूसरे पहलू से देखा जाए, जो मैं सोच रहा हूँ और सोचना भी है सभी जगह अप्लाई, मटीरियल ये मम्मी आता है वो कहते हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, बच्चे को सिखाना, पढ़ाना और बड़ा करना एक पर्टिकुलर व्यक्ति का काम नहीं है, पूरे समाज का काम है, जिसमें सबसे पहले तो परिवार आता है, और परिवार में सबसे पहले माँ बाप आते हैं, उसके बाद स्कूल, पीयर्स और लोग, आस पड़ोस के लोग आते हैं। तो अगर टीचिंग में होमवर्क दिया जाता है, ये काम स्कूल में जो किया गया उसको दोबारा काम हमें दे दिया, लेकिन पक्का करना है और उसमें सही ले दिया होता है, तो इसको स्पोर्टिंगली अगर हम लेंगे एज ए पेरेंट तो फायदा होगा। सर, आपने यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हम आज हमारी जो सोच है वो व्यक्तिवादी या अपने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार तक थोड़ी सी सीमित हो जाती है, हम समाज के एक प्रोडक्टिव मेंबर के रूप में अपने आप को नहीं देख पाते हैं, कही कि, लेकिन आपने जो बड़ी अच्छी बात कही कि ये कहीं ना कहीं पूरे समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो बच्चा जब भी डेवलपमेंट एक ग्रोन अप अच्छे सिटीजन के रूप में सामने आएगा, उसका फायदा सिर्फ एक परिवार को, सिर्फ एक माँ बाप को नहीं मिलने वाला है, वो कहीं ना कहीं पूरे देश को, पूरे समाज को मिलने वाला है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे देश की है। अगर एक बच्चा नहीं पढ़ पाता है, परिवार की कमी तो है ही, कहीं ना कहीं पूरे समाज की कमी है और पूरे राष्ट्र की कमी है। ये जिम्मेदारी के शेयर किया जाना चाहिए सभी के साथ। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए हमारे देखने वाले, हमारे चाहने वाले एक से ज्यादा हो तो हम अच्छी बात, बड़ी, लेकिन आपने जरूर
अगर मान लीजिए टीचर हमें चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। सिमिलरली हमारे पेरेंट्स हमें चाहना चाहते हैं, ये चाहना अगर मालूम होगा जब हमें सहयोग दें सीखने में, बड़ा होने में, चाहना बड़ा होने में यही तो सबसे बड़ी खामी या कमजोरी होती है कि उनको कम लोग चाहते हैं। तो अगर ये बात एजुकेशन, सो कॉल एजुकेशन में आएगी और स्कूल लोग चाहते हैं, इंस्टीट्यूशन से आएगी, तो मेरे ख्याल से और फायदा होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सो कॉल होमवर्क बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। सर आपने एक तो मैं बात कही है जिस पर कि मैं फिर से एक बार आप खींचना चाहूंगा। आपने कहा कि हमारे ऐसे बच्चों को लोग कम चाहते हैं और इसलिए कहीं न कहीं पार्टिसिपेशन आपने कहा कि में कम हो पाती है, जिसकी वजह से उनकी लर्निंग, एक तो उनकी कुछ प्रॉब्लम जरूर है, इस बात को हम स्वीकार करके चल रहे हैं कि जैसा कि आपने कहा हमारे बच्चे सीखते भी धीरे से हैं, जो सीख भी लेते हैं उसको बड़ी जल्दी लॉस कर जाते हैं, उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं। और एक तो उनकी प्रॉब्लम खुद से कुछ न कुछ बनी ही हुई है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम जरूर साथ में ये भी बात लागू हो जाएगी कि लोग उनको कम चाहेंगे, कम एक्सेप्ट करेंगे, कम अपने साथ शेयर करेंगे, अपने साथ कम इन्वॉल्वमेंट होंगे, तो कहीं ना कहीं बात प्रक्रिया तो और ज्यादा बाधित हो रही है। करेक्ट शेयर करेंगे, इनफैक्ट इसी में आगे चर्चा आएगी, बात आएगी करेंगे साथ शेयर इंटरैक्शन की। हमें लगता है कि टीचिंग को अगर हम बांध देंगे स्टूडेंट और टीचर के, करेक्ट हो रही है, इनफैक्ट इसी में आगे रह जाएगी। हमने किसी तरह से तो पेरेंट्स को या होम एनवायरनमेंट को इंक्लूड कर ही लिया, क्लास स्टूडेंट और टीचर के सहपाठी हैं, उनसे भी अगर एजुकेशनल लाइन पर या सीखने के लाइन या क्लास के लाइन पर उनसे भी मदद मिलती रहेगी तो और फायदा होगा। होम एनवायरनमेंट हम की एक्शन उम्र के साथ सीखने में जो आनंद आता है, जो हम ग्रहण कर पाते हैं, वो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे याद आ रहा है अपने एजुकेशन की, प्राइमरी एजुकेशन की। फॉर्चुनेटली मैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड तो नहीं करार किया गया, लेकिन हमें जब टेबल सिखाया जाता था या पहाड़े सिखाए जाते तो शायद टीचर कहीं और बैठे हैं, हमारा एक मॉनिटर जिसको कहते हैं वो आता था, या हमारा सो कॉल्ड पीयर में लीडर होता था, वो हमें जब सिखाता था तो हम और खुशी खुशी इंथुजियास्टिकली जिसको कहते हैं हम सीखते थे और शायद कभी भूलते नहीं थे। तो यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि रिसोर्सेज में एक और कड़ी मिल जाती है, वो हमारे सहपाठी हैं या पीयर्स हैं। तो हमारे जो शिक्षक हैं या शिक्षक होने वाले हैं, इस पर भी मुझे याद आ रहा है अपने आपकी जिम्मेदारी नहीं है आपके विद्यार्थी को सिखाने की, लेकिन विद्यार्थियों की आपस की भी जिम्मेदारी है कि वो एक दूसरे को सिखाएं। एंड आई टेल यू, अगर इसका प्रयोग करेंगे तो आपको दिखेगा आपके स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होगा, एनकरेजमेंट मिलेगा और आपको तसल्ली तो होगी ही होगी। अब बीच में थोड़ा सा आपको फिर से एक बार मैं क्वेश्चन करूंगा। आपने कहा कि जैसे पीयर ग्रुप के साथ में हमारे बच्चे बहुत बड़ी अच्छी तरीके से सीखते हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे उन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में समझना चाहूँगा कि क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारे बच्चे, चाहे अपने पेरेंट्स की बात करें, चाहे वो अपने स्कूल टीचर की बात करें, उनके कंपेरेटिवली अपने सहपाठियों से ज़्यादा बेहतर ढंग से वो सीख पाते हैं। वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वो उनके पीयर में काम करते हैं, न कि टीचर्स के साथ और न कि पेरेंट्स के साथ में? लर्निंग में एक पॉइंट आता है कंपटीशन की, जी, स्पर्धा जिसको कहते हैं। स्पर्धा शुरू होती है बचपन से ही। अगर हम अकेले हैं तो स्पर्धा करते हैं अपने पेरेंट्स से, और अगर हमारे भाई बहन हो जाते हैं डेफिनेटली स्पर्धा करते हैं उनसे। लेकिन स्पर्धा बहुत ज़रूरी चीज़ है डेवलपमेंट के लिए। तो घर से जब बाहर आते हैं तो ढूंढते हैं, एक बार अपने पेरेंट्स को टीचर में ढूंढते हैं, अपने भाई बहन को अपने पीयर्स में ढूंढते हैं। तो अगर उनके थ्रू हमारी स्पर्धा ये पूरी होती गई तो हम हमेशा कहेंगे अरे आपसे ज़्यादा हम जानेंगे या आपको सिखा पाएंगे। ये जो आपस की स्पर्धा होती है वो सीखने में और चार चांद लगा देती। इसीलिए पीयर ट्यूटरिंग इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। इसको अगर रिलेट करेंगे बचपन से तो ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। चलिए जरा इस पर चलते हैं। पीपल रिसोर्स एक्सेस की जो बात हो रही थी, तीसरा पॉइंट है, उसमें स्लाइड देखेंगे तो टेक्निकल रिसोर्सेस, एक्सेस TLM एंड पीयर्स विद इन द क्लासरूम, जो चर्चा हम लोग कर चुके, वो बात को स्ट्रेस कर रहा है ये स्लाइड, पर्टिकुलर स्लाइड। तो इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। और जब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो जो TLM की बात आई है वो कॉन्शियसली हम लोग ढूंढ करके इकट्ठा करते हैं, और TLM की अलग अलग को सिखा पाएंगे लेगा तो उस पर भी चर्चा होगी। और हमारे जो सुनने वाले देखने वाले हैं वो तो जानते हैं TLM तो बहुत प्रचलित सा हो गया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ में। अब आप
इन लिखने में और चार चांद लिखते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे हम जोर देंगे, हालांकि अभी डिस्कशन में बहुत सारी बातें तो आ गई, लेकिन ज़रा क्रम से चलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। हम ज़रा स्लाइड पे जाते हैं। फोकस ऑन लर्नर एज ए डेवलपिंग पर्सन। शुरुआत में ही हम दोनों इस बात को मान लिए, और शायद जो हमारे देखने सुनने वाले हैं इस बात को मानते हैं कि अल्टीमेटली हमारा एम तो यही है कि हम किसी को आगे बढ़ाएं, उसको और धनी बनाएं, जिसको हम कहते हैं। तो हमारा हमेशा फोकस तो यही रहेगा कि एक्यूरेट देखेंगे तो टेक्निकल कैसे मानेंगे कि डेवलपमेंट हुआ। हाँ, इसके पहले हम बेस तो देखेंगे ना, बेस देखना हमारा बड़ा ज़रूरी है। तो ये स्लाइड ये फोकस कर रहा है, एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ डेवलपमेंटल पैटर्न्स एंड फंक्शनिंग लेवल इज। शुरुआत में ही हम स्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड, सबसे पहले हमें ये देखना है, इसके पहले की शुरुआत करें, और ख़ास करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के फील्ड में नॉर्मल में तो ये होता है कि हमारी उम्र ये हुई तो शायद हमारे सीखने की क्षमता भी उसी उम्र के बराबर होगी, तो हम सब जानते हैं। लेकिन जब हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं, डिसेबिलिटी या सच की बात करते हैं, तो हमें ये आभास नहीं हो पाता है कि आयु तो हो गई इतनी, लेकिन सीखने की आयु कितनी है, डेवलपमेंटल आयु कितनी है, उसको जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो हम नहीं जानेंगे तो शायद या तो बहुत हल्की चीज़ें उनको देंगे या इतना भारी देंगे कि वो सह नहीं पाएंगे। इसलिए डेवलपमेंटल असेसमेंट इस जानते हैं। लेकिन और जब असेसमेंट की बात करते हैं तो आप सबको तो मालूम है, इट्स अ टीम वर्क। केवल एक व्यक्ति एक स्पेशलिस्ट असेसमेंट नहीं करता है, बल्कि सब लोग करते हैं। लेकिन अभी इस टॉपिक के रेफरेंस में कि वो सह देखेंगे कि बच्चे का या जिसको हम सिखाना चाहते हैं जिस ग्रुप को, उसका डेवलपमेंटल लेवल क्या है, मतलब विकास कहाँ तक हुआ है, सामान्य बच्चों के कंपैरिजन में किस लेवल पर है। जैसे उसकी बौद्धिक रेफरेंस की क्षमता क्या है, कितना अटेंड कर पाता है, कितना ग्रहण कर पाता है, कितना देख करके सुन करके समझ पाता है, ये सारी बातें देखनी है। और एक और है, चूँकि जब हम सीखने की बात करते हैं तो उसमें लिखना पढ़ना भी आ जाता है। तो लिखने की क्षमता क्या है, पढ़ने की क्षमता क्या है, किसी जैसे अक्षरों का ज्ञान है कि नहीं, सारी चीज़ें डेवलपमेंटल लेवल पे आ जाती हैं। और ये भी हमें देखना कि कोई ऐसी डिसेबिलिटी तो नहीं है जो कि सीखने में अड़चन डाले, ये भी हमें देखना ज़रूरी है। तब जा कर के हम कुछ समझ पाएंगे, तब आगे बढ़ पाएंगे। ऑल्सो रिलायबल नॉलेज ऑफ व्हाट कॉजेज वेरिएशंस इन डेवलपमेंट। क्या कारण है कि उसका डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। अब डेवलपमेंट भी बहुत लंबा चौड़ा विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन फोकस यही करना है कि वो चल फिर सकता है, हाथ पैर की क्षमता क्या है, देख पाता है कि नहीं, सुन पाता है बराबर कि नहीं, उसके बाद कोई चीज़ पहचान पाता है कि नहीं, कलर्स का वगैरह वगैरह सारी बातें हैं। अगर इसमें कमी है तो उसी हिसाब से हम लर्निंग मटेरियल तैयार करते हैं, फिर उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स असेसमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। और पहले भी हम लोगों ने ये देखा कि असेसमेंट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। इनिशियल असेसमेंट, बीच में असेसमेंट कि क्या सीखा, कितना नहीं सीख पा रहा है, क्यों नहीं सीख पा रहा है, ये भी हमें देखना है। और फिर आगे क्या करना है, आगे कौन सी बहुत है, ये सब। दैट मीन्स असेसमेंट एज सच इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एक स्लाइड और देखते हैं, फोकस ऑन चाइल्ड एज ए स्कूल लर्नर। इसमें एक साइकोलॉजी में दो टर्म बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो है लर्निंग एंड रिलेटेड टू दैट इज़ मोटिवेशन। मोटिवेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर सिंपल टर्म में उसको हम देखेंगे तो कितनी रुचि है और रुचि कितनी देर तक किसी वस्तु विषय पर टिक सकती है और रुचि को बढ़ाया कैसे जा सकता है, इसको अगर हम देखेंगे तो अल्टीमेटली हम मोटिवेशन कहते हैं। रुचि हमारी नीड के हिसाब से भी होती है। बच्चे की आवश्यकता क्या है, उसी हिसाब से उसकी रुचि बनती है या पैदा होती है, और कमियां किस बात की हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और क्या करें कि उसकी रुचि और बढ़े। एक टर्म होता है, अभी आएगा, हम जब थियोरी की बात करेंगे तो रुचि को कैसे बढ़ाया जाए या कैसे प्रेरित किया जाए सीखने के लिए, या कुछ नहीं तो कम से कम क्लास में बैठने के लिए, स्कूल कितनी रुचि, ये सब भी मोटिवेशन का या लर्निंग का एक
मेजर आस्पेक्ट है उस पर भी अगर हम जोर देंगे तो शायद यही साइकोलॉजी की बात आ गई। और जो जनरल टर्म में भी हम देखते हैं कि बच्चा स्कूल जाना अच्छा लगता है कि नहीं, उसे समय से आ पाता है कि नहीं, इसमें हालांकि पेरेंट्स का भी की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एज ए टीचर ये देखना है कि बच्चा रोज या कुछ है समय से आता है, रहता है, उसको याद तो नहीं आती हमेशा घर की, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें उसमें हमें देखना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा देखिए, चाइल्ड एज ए स्कूल लर्नर, थोड़ी थियोरी की बात यहाँ आ जाती है, जिसमें कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। एक तो है लर्निंग थियोरीज़ को हम कॉन्शियसली अप्लाई कैसे करते हैं, और जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करते हैं एक बार और जब हम लोग बैठे तो शायद चर्चा हो रही थी इसमें, वो है सीधी सीधी बात अगर हम देखते हैं तो कहते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, अभ्यास जिसको कहते हैं, अभ्यास करिएगा तो डेफिनेटली आप उसको ग्रहण कर पाएंगे, रख पाएंगे, अगर लर्निंग थियोरी की बात करते हैं। दूसरा ये कहा जाता है और देखा भी गया है, अनुभव भी किया गया है कि दो आस्पेक्ट बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं लर्निंग में, आपको अपना भी याद होगा और अपने बच्चों का भी जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हैं उनको रिवॉर्ड देने से क्या फ़ायदा होता है और पनिशमेंट से कितना लाभ होता है किसी चीज़ को सीखने में ना सीखने में। तो सीधे लर्निंग थियोरी का एप्लीकेशन होता है। एक लर्निंग थियोरी में और बात आती है, वो है नकल करके सीखना, अनुकरणात्मक सीखना जिसको कहते हैं। तो इमिटेटिव लर्निंग, और आप खुद अंदाज लगाइए, खुद ध्यान दीजिए अपने डेवलपमेंट की, कितने सारे व्यवहार, कितने सारी कुशलताएं आपने देख देख करके सीखी होगी, नकल करके सीखी होगी। नकल करने का ये मतलब नहीं है कि आप एग्जामिनेशन टाइम में बैठें और किसी अपने क्लासमेट की या उसकी कॉपी करें, वो नकल करने की बात नहीं होती है। सामाजिक व्यवहार हुआ, रीत रिवाज हुआ, उठना बैठना हुआ, बात करना हुआ, सुनना हुआ, संतोष करना हुआ, धीरज रखना हुआ, ये सारी बातें आती, सारी बातें आए, टर्न का वेट करना हुआ, सब कुछ हम इमिटेटिव लर्निंग से होता है। और किसको इमिटेट करते हैं? अपने बड़ों को इमिटेट करते हैं। जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें प्रेरित करता है, उसकी हम नकल करते हैं, जो हम चाहते हैं उसकी नकल करते हैं। तो ऐसा वातावरण भी क्रिएट अगर हम करेंगे तो शायद लर्निंग और फैसिलिटेटिव हो जाएगा और इजी हो जाएगा। और ये तो मेरे ख्याल से आप एज ए स्टूडेंट, एज ए शिक्षक तो कर ही रहे होंगे। कहने का मतलब होता है कि ये हो रहा है कि हम बच्चों को कितना प्रेरित कर सकते हैं किसी चीज़ को ग्रहण करने के लिए, और उसके लिए कुछ थियरी या जो कुछ हमको सिखाया गया, वो तो जैसे लर्निंग थियरी की बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसको अगर ध्यान रखेंगे तो मेरे ख्याल से लर्निंग कराना और लर्निंग करना दोनों जगह इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये स्लाइड ये बता रहा था। दूसरे स्लाइड पर फोकस करेंगे तो क्या कह रहे हैं, जुडिशियस यूज ऑफ की एलिमेंट्स बोथ ऑफ बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिव, वही बात कह दी है। अप्रोचेस आर एसेंशियल इन इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, दो एस्पेक्ट बताई थी उन्होंने। कहने का मतलब होता है कि एक तो इमिटेटिव लर्निंग थी, दूसरे रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की बात आई थी। थोड़ा डिसिप्लिन होना बड़ा ज़रूरी होता है हमारे लिए, चाहे हम स्टूडेंट हों चाहे शिक्षक हों। ख़ास करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जब बात आती है तो बार बार हम जोर पिछले किसी चीज़ को ग्रहण करने बात में भी दे रहे थे, और आज ये स्लाइड जो बता रहा है उसमें यही कह रहा है, फोकस ऑन इफेक्टिव टीचिंग, असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस पर अगर हम ध्यान देंगे, और शायद आपके सिलेबस में भी यही बात कही गई है, आपके खुद के टीचर भी यही बताते होंगे कि इनफैक्ट मैं कहीं भी जब चर्चा करने जाता हूँ एंड रिशा, जिस पर जोर देता हूँ कि आप जो कुछ करिए, अगर उसको एज ए टीचर की बात कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट्स की बात नहीं कह रहा हूँ, मेंटली हैंडीकैप की बात नहीं कह रहा हूँ, एज ए टीचिंग, या जो आपने बीएड किया हो या डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, प्लीज़ जो कुछ भी आप करिए उसको लिखिए ज़रूर और शेयर करिए ज़रूर, जिससे कि बात पक्की हो जाए
इसी बात की एम्फेसिस यहाँ की गई है। तो अगर आप इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड की बात करते हैं, उन्हें शिक्षित करना चाहते हैं, उन्हें सिखाना चाहते हैं, उन्हें डेवलप होने देखना चाहते हैं, तो ये तीनों एस्पेक्ट बड़े ज़रूरी हैं, असेसमेंट, एवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग। थोड़ी थियरी तो आ गई, बट चूँकि हम साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग की बात कर रहे थे तो बड़ा ज़रूरी है, इसको गांठ बांध लें हम लोग तो बड़ी अच्छी बात है, और आलस ना करें तो और अच्छी बात है, इसमें तो प्रेरणा मिलेगी। कुछ और अगर फोकस करना हो इसमें, रेफरेंस क्या है देख लीजिए। रेफरेंस है, रेफरेंस इज दैट टीचिंग एंड लर्निंग मस्ट बी मैच टू द स्टूडेंट। स्टूडेंट का क्या लेवल है उस पर मैच होना चाहिए, क्या हम दे रहे हैं क्या ले पाएगा, मोर सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है हमेशा। अब बात आती है कि ठीक है, हम टीचर तो हैं, क्लासरूम भी है, लेकिन याद है फोकस की है, हम टीचिंग अपॉर्चुनिटी कैसी होनी चाहिए वो हम देख लें ज़रा सा। आपके सिलेबस में भी होगा, आप करते भी होंगे, लेकिन आज यहाँ हम गिनाएं तो ज़्यादा बात होगी और उससे क्वेश्चंस भी आगे उठेंगे। अगर स्लाइड पर हम ध्यान देंगे तो क्लासरूम क्लाइमेट की जब बात करी जाती है तो ये है, सेट रूल्स फॉर अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। एज ए टीचर हमको कुछ डिसाइड करना है, किसी बात पे, किसी नियम पे अग्री करना है हमको, मतलब मैं एज ए टीचर एंड हमारा स्टूडेंट दोनों को अगर हम लेंगे तभी ये बात होने देखना चाहते हैं तो नहीं हो। किसी भी नियम का पालन करना हो तो एक तरफा नहीं होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए। ये दोनों के लिए उतना ही ज़रूरी है, इसीलिए दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है। कभी कभी ये बात आती है, अगर आप नए हैं तो ज़रा सोचिएगा कि रूल अगर बनेगा, रूल अगर लिखा जाएगा तो हमारे जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चे हैं वो न लिख पाते हैं, न पढ़ पाते हैं, न समझ पाते हैं। इसकी कोई चिंता मत करिए, कहा ये जाता है ना है, हम भी बताएंगे और आप खुद प्रैक्टिस करेंगे या करते होंगे कि रूल्स को या किसी भी चीज़ को बार बार अगर आप देखते रहेंगे तो वो याद हो जाएगा, ग्रहण कर लेंगे, आपका अपना हो जाएगा। इसलिए इसको किसी बहाने से टालना नहीं है। जो ये बात इसमें कही गई, सेट रूल्स फॉर अप्रोप्रिएट एंड कौन सा बिहेवियर उचित है, कौन सा बिहेवियर अनुचित है, स्पेशली इन दिस एनवायरनमेंट, टीचिंग और लर्निंग एनवायरनमेंट में कौन सा बिहेवियर है। क्योंकि डेफिनेटली स्कूल इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम होम, स्कूल इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम सोसाइटी और कम्युनिटी एज सच। यहाँ पर तो थोड़े डिमांड डिफरेंट टाइप के हो ही जाते हैं, और अगर हम जान लेंगे और जता देंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा लाभकारी होगा, ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। दूसरा है, यूज़ ए रेंज ऑफ रिसोर्सेज टू एनहांस प्रेजेंटेशन। जैसे अब यहीं देख लीजिए, जब आपसे हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो कुछ मुझे याद आ रहा है वो कह तो रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमारा एक टूल और भी है, वो है स्लाइड्स। कुछ लिख करके हम लाए तो उसको ज़रा सा रेफ़र करके और फिर आपसे बात करते हैं, तो एक रिसोर्स, एडिशनल रिसोर्स हो जाता है जो हमारे लिए और आपके लिए लाभकारी हो जाता है। तीसरी बात आती है, लाभकारी होगा, टीचिंग टू टेक इनटू अकाउंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हाँ, थोड़ा डिफरेंस यहाँ आएगा नॉर्मल टीचिंग में और टीचिंग स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी में। यहाँ पे एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं। आपके क्लास का या आपके ग्रुप का मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, तो 12 बच्चे का कोई ज़रूरी नहीं है, या डेफिनेटली लेवल उनका एक नहीं होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो हर जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा ज़्यादा होता है। तो उसको अगर ध्यान में रख करके आप कोई टीचिंग मटेरियल प्रेजेंट करेंगे, सब्जेक्ट मैटर सेलेक्ट करेंगे, स्पीड उसका जो होगा उस हिसाब से करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इसीलिए इस बात को कहा गया है, अडैप्ट टीचिंग टू टेक इनटू अकाउंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसीलिए कहा जाता है, और अब याद करिए कि ग्रुप टीचिंग में भी हम कभी कभी इंडिविजुअल टीचिंग का सहारा लेते हैं, जिसको हम ITP कहते हैं।
आईईपी कहते हैं, आईईपी बनाते हैं इंडिविजुअल टीचिंग के लिए भी और ग्रुप टीचिंग के लिए भी। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का यहाँ इम्पोर्टेंस आ जाता है। दूसरा है बी एम्फैटिक एंड हैव रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट्स। कभी कभी हम पता नहीं अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझने लगते हैं, गुरु तो है ही हैं हम और गुरु में अगर गुरुता नहीं रहेगी तो मुश्किल हो जाती है। तो गुरुता तभी आएगी जब आप अपने सामने वाले को जिससे रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हो उसको रेस्पेक्ट करो। और रेस्पेक्ट करने का ये मतलब है कि एज ए होल चाइल्ड वो कैसा है, कितना जानता है, कितनी उसके पास क्षमता है, ये सब अगर आप समझोगे और रेस्पेक्ट करोगे तभी एक्चुअल में रेस्पेक्ट होगा। रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हो स्टूडेंट भी करता है या करता होगा, जरा उसको ध्यान ये आपने सर यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात फिर से हमें बताई, जो कि रिस्पेक्ट करने वाली बात। हम नॉर्मली ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि हम टीचर है कितने उसके पास नमस्ते भी करेगा, रिस्पेक्ट भी करेगा, हमारे सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, किसी तरह का मिसबिहेव नहीं करेगा। लेकिन ये सेम के सेम रूल्स हम टीचर्स अपने ऊपर नहीं लागू कर पाते हैं कि हमें भी टीचर के होने की वजह से हमें अपने बच्चों को कहीं ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ में बात करनी चाहिए, उन्हें और ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ में बात, उनसे भी हम एक गलत एब्यूजिव लैंग्वेज में या थोड़ा सा रफ टॉक न करें, ऊंची आवाज़ में इस तरह। खास करके इसका दो तरफा बात, एक तो जैसे हम कहते हैं कि हमारे बच्चे इमिटेटिव लर्निंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं सीखते हैं इस चीज़ को। और दूसरी बात ये भी है कि एक दूसरे के लिए जब हम रिस्पेक्ट की भावना रखते हैं, क्लास का एनवायरनमेंट कहीं ज़्यादा पॉजिटिव होता है, हमारे बच्चे के लिए सीखने का एक जो माहौल है वो कहीं ज़्यादा सकारात्मक हो पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर बी एम्फैटिक बात निकल करके आती है इस पॉइंट पर कि हमें अपने बच्चों का, अपने स्टूडेंट का उतना ही रिस्पेक्ट करना चाहिए जितना कि हम किसी अपने अदर पर्सन का करते हैं, अपनी सोसाइटी में किसी अदर पर्सन का करते हैं। ये एक बहुत बड़ी कमी जो है नॉर्मल तौर पर देखी जाती है कि हम कभी अपने स्टूडेंट को उतना रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, उसकी आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसकी अपनी पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह के एटीट्यूड में चेंजिंग करने का सकारात्मक हो पाता है। तो दोस्तों बाद चर्चा जारी रहेगी यहाँ पर दोस्तों। तो आता है रिस्पेक्ट नहीं दे पाते उसकी
था